एक फौजी एक फौजी ऑफिसर, एक फौजी ऑफिसर की बनावट, एक फौजी ऑफिसर की बनावट और उस ऑफिसर की सोच, जीने का तरीका, अनुशासन और युद्ध कला, हथियार, स्ट्रैटेजी, लीडरशिप। एक फौजी ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है और ये मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं पिछले 80 से ज्यादा सालों से इस देश के लिए ऐसे ही फौजी ऑफिसर्स को तैयार कर रहा हूं। पिछले इतने सालों में मैंने हजारों ऑफिसर्स इस देश को दिए हैं, वही ऑफिसर्स जो कभी हिंदुस्तान के लिए सरहद पर लड़ते हैं और कभी उनसे जिनसे हमें खतरा है। पिछले इतने सालों के सफर की पूरी कहानी कुछ घंटों में सुनानी मुश्किल है, लेकिन इन्हीं सालों में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे वाक़ये हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जिनमें मेरी पूरी जिंदगी सिमट जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, मैं हूं द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और आज मुझे बहुत फक्र है, फक्र उन हजारों ऑफिसर्स पर जिनको मैंने अपने सामने देखा है, यहीं अपनी आंखों के सामने मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए, पढ़ते हुए, गोली चलाते हुए, स्विमिंग और बॉक्सिंग करते हुए, साइकिल पर तेजी से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को जाते हुए, यहीं मेरी छोटी बड़ी सड़कों पर। हर ऑफिसर का सपना अपने देश और अपने खानदान का नाम रोशन करना। आइए अगले कुछ पल एक सफर पर चलते हैं और कहानी शुरू करते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कल ही की बात है। हम उस वक्त ब्रिटिश फौज का हिस्सा थे। पहला विश्व युद्ध। फ्रांस, बेल्जियम, मेसोपोटामिया, ईस्ट अफ्रीका, जब युद्ध में अंग्रेजों के हौसले पस्त हो चुके थे और चारों तरफ निराशा थी, तब हिंदुस्तानी फौज ने अपनी बहादुरी से सबको हैरान कर दिया। एक जर्मन फौजी ने तो यहां तक कहा, Heute haben wir zum ersten Mal gegen die Inder kämpfen müssen. Am Anfang sprachen wir mit Abscheu über Indien, aber heute haben wir gelernt, sie in eine andere Richtung zu leben. वीरता और बलिदान की ऐसी मिसाल कि सारी दुनिया हिंदुस्तानी फौज का लोहा मानने लगी। 47,746 शहीद, 65,126 घायल, 16 विक्टोरिया क्रॉस, 99 मिलिट्री क्रॉस। अंग्रेजों को यह तो समझ में आ गया कि अब उन्हें हिंदुस्तानी फौज को किसी और नजर से देखना होगा। मॉन्टेगू शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत यह तय किया गया कि हर साल 10 हिंदुस्तानी कैडेट्स ट्रेनिंग के लिए रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट भेजे जाएंगे। 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना देहरादून में की गई। ये अब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से जाना जाता है। RIMC का मकसद था हिंदुस्तानी कैडेट्स को सैंडहर्स्ट जाने के लिए तैयार करना। 1930 के करीब हिंदुस्तानी नेता जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाना शुरू किया कि हिंदुस्तानी फौज के लिए हिंदुस्तानी ऑफिसर्स होने चाहिए। फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड की अध्यक्षता में फिर स्थापना हुई द इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी की। इस कमेटी की सिफारिश थी कि देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थापित किया जाए, बिल्कुल वैसे जैसे सैंडहर्स्ट में है। सिफारिश ये भी थी कि 2.5 साल की ट्रेनिंग के लिए हर साल 2 बार 40 कैडेट्स को लिया जाए। 1 अप्रैल 1932 21,17,597 रुपए में इंडियन रेलवेज का रेलवे स्टाफ कॉलेज, उसके 155 एकड़ कैंपस और इमारतों ने मिलकर फिर इस जगह को जन्म दिया जहां आज आप मौजूद हैं। और यहां से शुरू हुई मेरी कहानी। मेरे पहले कमांडेंट थे फोर्थ गोरखा राइफल्स के ब्रिगेडियर LP कॉलिंस। ब्रिगेडियर कॉलिंस और उनकी टीम ने फिर बड़ी मुस्तैदी से एकेडमी को शक्ल देना शुरू किया।
खेलकूद के मैदान, इमारतें, ट्रेनिंग करिकुलम, स्टाफ और एक कारगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। 30 सितंबर 1932 हम तैयार थे पायनियर्स का स्वागत करने के लिए। हमारे पहले कोर्स के 40 जेंटलमैन कैडेट। Gentlemen cadets, forward, march! Left, right, left, left, right, left, left, right, left, left, right, left, right, left, right, left. वैसे तो मेरे इतिहास में कई दिनों का जिक्र आएगा, लेकिन 10 दिसंबर 1932 उन सब में पहला है। 2nd बटालियन द 9th गुरखा राइफल्स का बैंड, उस पर मार्च करते मेरे पहले कोर्स के 40 जेंटलमैन कैडेट्स द पायनियर्स, और उन सब का मुआयना करते हुए हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड। उसी दिन हमने अपनाया अपना सिद्धांत या क्रेडो, वो अल्फाज जो यहां आने वाले हर कैडेट के लिए उसके दिलो दिमाग पर छपी सबसे बड़ी शिक्षा है, और जो आज तक हिंदुस्तानी फौज में लीडरशिप का एक बड़ा मार्गदर्शक है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं, आखिर में आते हैं। 18 नवंबर 1934 लॉर्ड वेलिंगटन, जो उस वक्त हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे, ने हमें हमारे पहले कलर्स प्रदान किए। उसके 1 महीने बाद हमारा पहला कोर्स द पायनियर्स पास आउट होने के लिए तैयार था। 22 दिसंबर 40 में से 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद सिर्फ 29 पास आउट हुए। किसको पता था कि इनमें से 3 जेंटलमैन कैडेट्स सैम मानेकशॉ, मोहम्मद मूसा खान और स्मिथ डन बाद में अपने अपने देशों की फौजों की अध्यक्षता करेंगे। स्मिथ डन बर्मा की, मोहम्मद मूसा खान पाकिस्तान की और सैम मानेकशॉ हिंदुस्तान की। 1939 के आते आते यूरोप और बाकी दुनिया पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे, और हमने दूसरे विश्व युद्ध के लिए ऑफिसर्स को ट्रेन करने की तैयारी शुरू की। कॉमनवेल्थ देशों के वॉर टाइम कमीशन के लिए कैडेट्स को यहीं ट्रेन किया गया। अगस्त 1941 और जनवरी 1946 के बीच 3887 कैडेट्स की भर्ती हुई। यहां ट्रेन हुए ऑफिसर्स ने फिर दुनिया के हर कोने में अपना रंग जमाया। नॉर्थ अफ्रीका, एब्सिनिया, ग्रीस, इटली, मलाया, बर्मा और सिंगापुर। एब्सिनिया में ही 2nd लेफ्टिनेंट PS भगत ने अपनी फौज के लिए इस बात का प्रमाण दिया कि उनकी रगों में IMA का खून और देश के लिए जज्बा है। एब्सिनिया में दिखाई दिलेरी के लिए 2nd लेफ्टिनेंट भगत को उस समय के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, विक्टोरिया क्रॉस। हमारे ट्रेन के ऑफिसर्स को मिले 71 मिलिट्री क्रॉस, एक जॉर्ज क्रॉस,
और एक जॉर्ज मेडल। 5, 4, 3, 2, 1, fire! इधर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा था और उधर हिंदुस्तान आजाद होने की तैयारी। आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये लफ्ज मुझे आज भी याद है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अंग्रेजों के जाने के बाद यहीं इसी चैटवुड बिल्डिंग पर एक नया परचम लहराना शुरू हुआ, जिसके रंग अब नीले और लाल की जगह केसरिया, सफेद और हरे हो गए। हिंदुस्तान का अपना तिरंगा।